Okay, good morning, Devkinandan. Good morning, sir. So first of all, congratulations for selection in this examination. And it was long journey. Waiting period was too much. Obviously, your marks was good enough. So you were sure कि I will get. लेकिन इंतजार थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. सो इससे पहले जो लोग आप लोगों ने शायद इनका एक पहले अभी जो वीडियो हमने डाला था वो देखा होगा. फॉर दोज पीपल वो पहली बार जो देख रहे हैं उनके लिए कि इनका पेपर 1 में 126 प्लस मार्क्स था, पेपर 2 में 89 मार्क्स और इंटरव्यू में 101. सो टोटल देखें तो 316 आता है. और इन्होंने बीटेक कर रखा है एनआईटी भोपाल से, प्लस ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. और इनके पास ऑलरेडी जॉब है, लेकिन फिर भी ये एक गैजेट ऑफिसर का जॉब है. और एवरीवन इज ड्रीमिंग, और जो भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं तो उनका अंतिम गोल आईएएस होता है. होप देवकीनंदन आपका भी आखिरी गोल आईएएस या आईपीएस यही होगा. जी सर. ओके, सो ये इंतजार बहुत लंबा रहा, लेकिन फिर भी रिजल्ट आने पे कैसा फील हुआ है? रिजल्ट आने पे बहुत अच्छा लगा. जब मेन लिस्ट आई थी तब मेरे मार्क्स मुझे पता चले तो मुझे लगा रिजल्ट लिस्ट में तो 100% हो ही आना चाहिए, बट फिर भी आप लोगों से कंसल्ट किया तो आपने भी कहा हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगा. क्योंकि बहुत समय के बाद रिजल्ट आया था. काफ़ी वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा होता नहीं यूपीएससी में जितना हमारे बैच का हुआ है. ओके, सो ऑब्वियसली जब रिजल्ट आता है तो कोई भी जो भी कैंडिडेट सीरियस होते हैं और उन्हें ये पता होता है कि एटलीस्ट हमने अच्छा किया है, एवरीवन इज होपफुल. तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन दुख होता है, लेकिन आई होप जिस दिन मार्क्स पता चलता है और जब आप 3 नंबर से 2 नंबर से रहते हो तो शायद उस दिन ज्यादा दुख होता है. आई होप आपके साथ भी ऐसा ही होगा. जी हाँ, अगर 2 नंबर या 3 नंबर ज़्यादा होते तो मेन लिस्ट में आता वो ज़्यादा अच्छा लगता है. बट ठीक है, हमें भी वही पोस्ट अलॉट होगी जो बाकी को होगी. ओके ओके, सो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा? सबसे पहले पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो पेपर 1 में आपने क्या एडॉप्ट किया? पेपर 1 के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे लगाए थे जो पहले अटेम्प्ट में नहीं लगा पाए थे. और उससे मुझे ये पता चला कि कुछ पोर्शंस हैं जिनसे इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बेसिक साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि यूपीएससी में उतने नहीं आते हैं. और दूसरा चीज़, एक और जो पोर्शन होता है इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स आता है, वो भी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं आता है जो इसमें आता है, जो भी जनरली इग्नोर हो रहा था मेरा. इस बार मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था. और बाकी बेसिक बुक तो सब वही पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम ना, और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, वो सब तो मैं भी फॉलो कर रहा था, बाकी सब करते हैं. सो बाकी आपका थोड़ा जो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा मार्क्स ध्यान दिया है मैंने इस बार. वो साइंस और मैथ्स, जो मैथ्स रीजनिंग क्वांट वाले थे उसमें आपने मैक्सिमाइजेशन किया. हाँ हाँ हाँ. ओके ओके ओके, सो जैसे आपने बोला कि कुछ बुक हैं, इनफैक्ट यदि हम बेसिक बुक देखें तो एनसीईआरटी बेस है. और एनसीईआरटी के हाँ अलावा कुछ लिमिटेड बुक्स होते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आपने बोला. ऑब्वियसली जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ते हैं. जी. बिसाइड्स यदि देखा जाए तो आउटसाइड जो एनसीईआरटी का, जैसे हमने लक्ष्मीकांत देख लिया, अदर सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो बियॉन्ड आपने एनसीईआरटी क्या किया था? मैं ऑल इंडिया रेडियो का रेगुलर लिसनर हूँ. उसका एक शो आता है स्पॉटलाइट, मैं उसको रेगुलर सुनता था. एक भी मेरा मिस नहीं होता था. और मैं कोशिश करता था कुछ पॉइंट्स उससे निकालूं. एक राज्यसभा टीवी के शो आते थे काफ़ी, तो वहाँ से भी मैं कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करता था, उसको भी रेगुलर सुनता था बेसिकली. और हिंदू तो पढ़ता ही थे, उस टाइम पे तो काफ़ी पढ़ते थे. और मैं कोशिश करता था थोड़े बहुत नोट्स भी बन जाए हिंदू से. इसके अलावा मैंने, मुझे नहीं लगता कुछ खास किया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट भी नहीं है और टाइम भी नहीं होता है. ओके, पेपर 2 के संबंध में कुछ बताइए. पेपर 2 में मेनली ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं सबको, है ना. मेरा पहले वाले अटेम्प्ट में छूट गया था, इस बारे में मैं उनका बहुत प्रैक्टिस करके गया था, टाइम के हिसाब से घड़ी रख के, और प्रीवियस के क्वेश्चन लगाए थे मैंने. और एक चैनल है यूट्यूब पे, एक क्या बहुत सारे चैनल हैं जो यूपीएससी के ऐसे आते हैं, उनका स्ट्रेटजी बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी डायमेंशंस कवर करनी है, और क्या क्या आप लिख सकते हो. जैसे आपको एसडीजी मेंशन करना रहता है, जो जनरली हम लोगों का सी से जो सिर्फ सीएपीएफ की करते हैं उनका कभी कभी मिस हो जाता है ना. तो मैंने वहाँ से सीखा था.
कि यूपीएससी का ऐसे कैसे लिखते हैं। तो मैंने बस यूपीएससी के जो वर्ड लिमिट है उसको थोड़ा लिमिट में लिखा इस एग्जाम में। इसका मुझे बहुत फायदा मिला, मेरे ऐसे बहुत अच्छे गए थे इस बार, क्योंकि डायमेंशंस काफ़ी कवर करने की कोशिश करी थी मैंने, और जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, उनको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी थी। और यूपीएससी का सिलेबस भी काफ़ी हेल्प किया मुझे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे टाइम पे एक आया था क्वेश्चन कि जो इंडियन आर्मी है वो इंडिया के इंटीग्रेशन में कैसे मदद करती है। हम्म, अब ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिलेटेड है यूपीएससी के सिलेबस से। उसमें पूछा गया है कि जो सिविल सर्वेंट है, यूपीएससी के सिलेबस में है कि सिविल सर्वेंट है वो इंडिया के इंटीग्रेशन में कैसे हेल्प करता है। तो मैंने वहाँ के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लगाए थे, और मुझे लगता है इस टाइप से मेरा ऐसे काफी अच्छा गया था। ओके ओके। सो पेपर आपने कंप्लीट कर लिया था? हाँ, मेरा पेपर कंप्लीट था। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आर्गुमेंट के बारे में, जो मेरे पहले से गलती हो रही थी। आर्गुमेंट में मैंने जो भी आर्गुमेंट किया, मैंने तीन तीन पॉइंट लिखे थे और उसका पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ कि हमारे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसको विद फैक्ट एक्सप्लेन किया पूरा, हाफ पैराग्राफ में, एक ही पॉइंट को। फिर उसका काउंटर भी वैसे ही किया उसी चीज को। ओके ओके। आज के डेट में जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स जो भी होते हैं जिनको भी गाइड करता हूं, तो इन जनरल मैं आर्गुमेंट राइटिंग में कंक्लूजन नहीं लिखने बोलता हूं। मेरा ओपिनियन ये है कि कंक्लूजन एसे का इंग्रेडिएंट्स पार्ट है, एसे का एसेंशियल पार्ट है। तो कंक्लूजन यदि हम देखें तो एसे के लिए महत्वपूर्ण है। विदाउट एसे में कंक्लूजन का आपका वो इनकम्प्लीट होता है। लेकिन आर्गुमेंट में हमारे लिए मेन वो टेस्ट करते हैं कि काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट डेवलप करना। तो क्या आपने कंक्लूजन दिया था, या आज जब आप सोचते हो तो आप सजेस्ट क्या करते हो, कंक्लूजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं आर्गुमेंट के लिए एक चीज सजेस्ट करूंगा। पहले द हिंदू में एक आर्टिकल आता है, यस नो एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बहुत रेगुलर आता था। इस समय मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस मैं आता उसको है, रेगुलर फॉलो आता है। करता था। यस। जैसे बहुत सारे टॉपिक थे जो हॉट टॉपिक रहते हैं, वही उसमें आते हैं। जैसे कि एक हॉट टॉपिक था कि हमारे जो कोर्ट्स हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि ना हो, है ना, इंडिया में सिविल कोड आए कि नहीं आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए नहीं आए, है ना, उस समय एक 370 था, वो हटे कि नहीं हटे। तो वो द हिंदू में एकदम यस नो एंड कॉम्प्लिकेटेड उसी आधार पे आता था। तो उससे मैं नोट्स बनाने की कोशिश करता था। तो मैंने तो ये किया था कि मैं इंट्रोडक्शन भी लिखा था उसका और कंक्लूजन भी लिखा था। क्योंकि मेरे पास उस पेपर में टाइम थोड़ा सा था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे लगता है आपको उसको स्किप कर सकते हैं। अगर टाइम है तो लिखना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ओके ओके ओके। सो फॉर एग्जांपल आप जब पेपर 2 दे करके आए तो आपके ऑब्वियसली आज आपको पता है कि मार्क्स कितने आए हैं। तो आपके अनुसार जो आपने वर्क किया उस आधार पे मार्क्स सही आया या कुछ कम आया? पेपर टू में मेरे अच्छे नंबर आए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन मेरी उतना अच्छा कभी नहीं जाता था। और इस बार भी बहुत अच्छा नहीं गया था। मुझे लगता है ग्रामर में मेरे मुश्किल से 8-10 नंबर ही होंगे। बाकी सब पेपर टू के ही हैं जो ऐसे और आर्गुमेंट के हैं। ओके ओके। तो सो मैं सेटिस्फाइड हूँ इनफैक्ट उससे। यदि हम 2019 का स्टैंडर्ड देखें उस आधार पे आपका मार्क्स अच्छा है, क्योंकि 2019 में जो सेलेक्टेड हैं तो उनके 90 92 85 या जो भी इसी रेंज में, मतलब 95 से 85 के रेंज में, मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स का है। 2020 फर्स्ट टाइम हम देखते हैं जब बहुत सारे मेजोरिटी कैंडिडेट्स का 100 प्लस वाले स्कोर में आया। अदरवाइज 2019 में 100 प्लस वाले में कम कैंडिडेट हैं। सो एक जो डाउट होता है, जो खास करके हिंदी माध्यम से जो स्टूडेंट होते हैं, यदि आप यूपी और बिहार वाले बेल्ट में देखो या जो भी एमपी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं इंग्लिश को पेपर 2 को लेकर के फियरफुल होते हैं। सो आप उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ सजेशंस, कुछ मैसेज दीजिए। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ हॉट टॉपिक चल रहे हो करंट अफेयर में, उनके नोट्स बनाएं प्रॉपरली। ऐसा नहीं करेंगे पेपर टू तो हम ऐसे ही कर लेंगे कि यूपीएससी वाले जो करते हैं वैसे हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेपर टू का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग पेपर टू में अच्छा स्कोर कर देते हैं उनका ही रैंक आ पाता है। बाकी आप मिस आउट हो जाते हो। तो जो करंट अफेयर में जो भी टॉपिक चल रहा हो, जैसे इस समय गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला है या ला सकता है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए कि आप उसके काउंटर आर्गूमेंट लिख सकते हैं, आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे आ जाए तो वो भी लिख सकें। या फिर जैसे कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट की, जैसे 22 में आई थी कि बेसिक एजुकेशन को लेके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिया गया है, क्या उसकी फीचर्स हैं। हम्म। तो जो भी
गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कोई भी फ्लेक्सिबल स्कीम आती है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और करंट अफेयर का पेपर टू में बहुत बड़ा रोल है। कोई इंटरनेशनल इशू चल रहा है, सपोज दैट ये रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो इससे रिलेटेड आपको हर तरह से हर डायमेंशन से तैयार करके जाना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। तो हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम का फियर है मुझे लगता है वो काम नहीं करेगा फिर तो। ओके, सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर बुक बुक पेपर टू में, मेरा ओपिनियन है, मैं कहता हूँ कि पेपर टू में ग्रामर छोड़ दिया जाए तो बुक की जरूरत नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर टू में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, ज़्यादा नहीं 5 साल के उठाइए, और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उस टाइम पे क्या टॉपिक चल रहे थे जो द हिंदू में आ रहे थे या फिर राज्यसभा टीवी में आ रहे थे। मोर ओवर लेस क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। बस आपके पास उतने शब्द हैं कि नहीं है वो मैटर करता है। लॉजिकली आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर आप 20 भी टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो मुझे लगता है फंसने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। बाकी आप किसी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, है ना, तो वहां से हॉट टॉपिक निकल के आते हैं। जैसे अभी कोविड का चल रहा था, तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, 2020 में भी आए और 21 में भी आए। यस, यस, ऑब्वियसली जो लास्ट 1.5 ईयर या 1.5 ईयर्स के जो टॉपिक्स हैं वहीं से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जब मैं टेस्ट देखता हूं तो जितने भी टेस्ट मैं कंडक्ट करवा रहा हूं तो मोर और लेस अब कुछ एक या दो टॉपिक ऐसे होते हैं, मे बी वो बियॉन्ड स्कोप होते हैं समटाइम, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो वो पकड़े ही जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस है, ये थीम है, इसको हम ये करें। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट बिगनिंग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक तरह से आप जब चीजों को जान जाते हो, समझ जाते हो तो शायद आपके लिए आसान लगने लगती है। लेकिन कोई एक बिगनर आता है तो एक तो ये होता है कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा ये रहता है फियर। तो जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, किस ढंग से शुरू करनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले जो चीज़ उन्हें देखनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और वो सीडीएस के नहीं होने चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जिससे सुझाव लिया था, जिस व्यक्ति से, उन्होंने उन्हें बताया था कि सीडीएस और सीएपीएफ मोर और लेस एक ही जैसे एग्जाम है, बट ऐसा था नहीं। तो आपको सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखने चाहिए, जिसमें पेपर टू भी शामिल है, आपको उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और बेसिक किताबें आपको अपनी फिक्स करनी चाहिए, उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए, उनको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लिया फिर उनको पॉलिटी की एनसीईआरटी भी पढ़नी है। मुझे लगता है सीएपीएफ के लिए लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है। और फिर उसके बाद आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के गाइडलाइंस ले सकते हैं, किसी कोचिंग से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आपने पेपर टू इनफैक्ट टाइमली कंप्लीट किया और आप पेपर टू आपका क्रूशियल एक था ऑब्वियसली। इंटरव्यू इनफैक्ट हर कंपोनेंट जब आप सेलेक्ट होते हो तो हर कंपोनेंट का अपना योगदान होता है, किसी को हम अधिक और कम करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन एनीवे पेपर टू आपने कंप्लीट किया, दैट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसमें अच्छा मार्क्स भी आया। सो पेपर टू का आपने रियल टाइम में इन द सेंस की 3 आवर्स करके टेस्ट वैसा कुछ लिखा या इंडिविजुअल आप कुछ लिखते थे ऐसे प्रैक्टिस के लिए? मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाता था और उनको घड़ी के साथ हर एक क्वेश्चन को मैंने पहले टाइम अलग अपना बैठ के डिसाइड किया था कि मुझे ऐसे को इतना देना है, आर्गुमेंट को इतना देना है, और प्रीसीज को इतना देना है। पहले तो वैसे सॉल्व किया पूरा पेपर, फिर उसके बाद जब मेरा टाइम फिक्स हो गया कि मुझे एक ऐसे 15 मिनट में लिखना है, तो फिर एक ऐसे भी 15 मिनट में लिखने की मैंने कोशिश करी है। कोई भी टॉपिक उठा लेता था ऐसे ही रैंडम, उस पर लिखा, लेकिन ऐसे में लिख के गया था, काफी ऐसे लिख के गया था मैं। ओके, ओके, सो वो ऐसे आप इवेलुएट भी कराते थे या सेल्फ इवेलुएशन? नहीं, मैं सेल्फ इवेल्यूशन ही करता था। मेरे पास एक मॉडल स्ट्रक्चर रहता था, उसकी ये डायमेंशंस हैं। अगर आप सारी डायमेंशंस कवर कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो बहुत लॉजिकल हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे को लेके मुझे बहुत यही था कि मेरा छूटे ना बस, बाकी मार्क्स मेरे आएंगे, मुझे मुझे पता था। एक मैं दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं जब स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता हूँ पर्सनल रूप से जिनसे जुड़ता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी खास एग्जाम के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ मुझे इसी सिमिलर टाइप के या तो एक या दो एग्जाम का प्रिपरेशन। कुछ ऐसे होते हैं कि चलो जो आ रहा है वो भर दें, किसी न किसी में तो तुक्का लगेगा।
आपका क्या ओपिनियन है? डेडिकेटेड किसी एक चीज या मैक्सिमम सिमिलर दो को फोकस करना चाहिए या मल्टीपल एग्जाम्स देना चाहिए, ज्यादा बेटर कौन सा होता है आपके ओपिनियन में? मुझे लगता है हमें पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए हमें लाइफ में करना क्या है। जैसे मुझे था डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो आप कोई चीज़ देते हो, जैसे मैं एसएसबी देने गया तो मुझे पहले लग गया था कि यहाँ तो मेरा नहीं होना है, तो मैं सीएपीएफ की प्रिपरेशन किया। तो सीएपीएफ का एग्जाम दिया तो मुझे लगा हाँ मैं प्रिपरेशन करूंगा तो हो जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाता है, कोई भी एग्जाम देते हो आप एक बार या दो बार, तो आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बैकअप प्लान रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बैकअप प्लान बहुत जरूरी है, और मैं तो इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग में हमने सीखा है कि बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। यस यस। क्योंकि हम जो चाहते हैं जनरली हमें मिलता नहीं है ना। हर कोई आईएएस की प्रिपरेशन करता है, लेकिन हर कोई आईएएस बनेगा नहीं, अगर सब अच्छे से प्रिपरेशन करें फिर भी नहीं बनेगा। बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस पर फोकस होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, सो फैमिली का आपके सिलेक्शन में कितना रोल रहा? फैमिली का तो रोल रहता ही है सर, उसको डिनाई तो किया नहीं जा सकता है, सबका ही रहता है, मेरा भी था। मेरी मम्मी जो थी वो जब मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम पे पूरा सपोर्ट कर रही थी। हालांकि उन्होंने रिजल्ट नहीं देख पाया कोविड की वजह से, कोविड में एक्सपायर हो गई वो। ओह, तो मैं सॉरी। चाहता था कि वो रिजल्ट के टाइम पे रहे, बहुत अच्छा लगता। बाकी पापा हैं और भैया हैं, बहुत सबका योगदान रहा, मैं सबका आभारी हूँ। ओके ओके ओके। सो शायद ये बहुत ट्रेजिक मोमेंट होता है कि आपके लिए उन्होंने हर कुछ किया, लेकिन जी। शायद आप उनके लिए कुछ कर पाते तो वो नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और जो भी है एटलीस्ट वो जहाँ भी हैं, एक खुशी उनको एटलीस्ट रहेगा कि चलो ये कर गया। ओके, सो ये जर्नी हर का जब हम सफलता देखते हैं तो शायद बाहर के लोग जो होते हैं वो उस पॉजिटिविटी को देखते हैं, दो चीजें देखते हैं, या तो आप सफल हैं या असफल हैं। लेकिन जो जर्नी का एक्चुअल या तो प्रॉब्लम है या चीजें हैं, वो आप जानते हो या आपके फैमिली वाले जानते हैं या आपके जो क्लोज में जी। है, या इधर कोई फ्रेंड है जो मेंटर हैं जो गाइड कर रहे हैं वो जानते हैं, या फिर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स में कभी जैसे आप एनआईटी से हो तो वर्स्ट केस में हम मानते हैं वो आपने जो बोला बैकअप प्लान, न भी कुछ होता तो आप वहां भी जा सकते थे, ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता लेकिन आप फिर से जा सकते थे। तो इस जर्नी में कभी ऐसा लगा कि शायद हमने जो इंजीनियरिंग में रहते तो वो अच्छा होता क्योंकि इधर रिजल्ट नहीं हो रहा, क्या ऐसा थॉट आया कभी? नहीं, इंजीनियरिंग का तो नहीं आया, बट ये लगता था कि मैं कुछ और ट्राई कर सकता था। जैसे एसएसबी मैंने कुछ मिस किए तो मुझे लगता था एक दो बार और जा सकता था वहाँ पे। इंजीनियरिंग का कभी नहीं लगा मुझे, ओके। क्योंकि मुझे आर्म फोर्स में जाना था। फोर्थ ईयर में जब था कॉलेज में तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरा जो गेट का एग्जाम था जब मैं फाइनल ईयर में था तब, और वो सीडीएस का एग्जाम था, तो एक ही दिन था दोनों एग्जाम, तो मैंने सीडीएस का एग्जाम चूज किया था, गेट का नहीं दिया था मैंने। ओके, सो ऑब्वियसली टारगेटेड होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। अब गेट जी और सर। सीडीएस को हम एक तराजू में तो नहीं तोल सकते हैं ना। हम जी। ये इस एग्जाम को फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट और सीएससी सिविल सर्विसेज प्री को तो एक जैसा देख सकते हैं, लेकिन इसको और गेट को तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। ओके, सो फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के प्रिपरेशन में जो भी आप इंटरव्यू का मार्क्स जिनका भी ट्रिपल डिजिट में आता है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा। इनफैक्ट आपसे जब कम्युनिकेशन हुआ था तो आपने बोला भी था कि सर सिलेक्शन ना हुआ है या जो भी फ्यूचर में होगा, लेकिन मैं इंटरव्यू के मार्क्स से खुश हूँ। ओके, सो जी। इंटरव्यू में आपने जो स्ट्रेंथ आपका क्या था? मुझे लगता है ऑनेस्टी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था। जैसे वहां पे मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए, मुझे नहीं आते थे तो मैंने बोल दिया सर मुझे नहीं आता है, या फिर मैंने ये बोल दिया शायद ये हो सकता है, या फिर मैं ट्राई करूंगा। वो बहुत बड़ा योगदान था। और मुझसे मेटलर्जी के, जैसे मेरी ब्रांच है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, तो और एक जो इंटरव्यूअर थे वो शायद मेरे कॉलेज से ही थे, मेरिट से ही थे। तो ओके उन्होंने मेटलर्जी से और मेरिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे मैं उनके जवाब बहुत अच्छे से दे पाया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा योगदान है। ओके, सो एक हर कैंडिडेट के मन में खास करके जो फर्स्ट टाइम उस इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप जाएं, चाहे आईएएस के लिए जाएं, इसके लिए या किसी और के लिए, एक फियर होता है। जब आप सक्सेस
वो करके वहां से निकल जाते हो और खास करके सक्सेस हो जाते हो तो लगता है अच्छा नॉर्मल है, अब हम जाएंगे, यदि सेकेंड टाइम मौका मिला तो वो उतनी क्यूरियोसिटी और वो नहीं रहेगा, ये एटलीस्ट प्रॉपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस क्षण जब आप इंटर किए थे, यदि कुछ मेमोरी ध्यान है तो उसको थोड़ा सा बता सकते हैं। जी सर, वो दिन तो कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं, जब मैं पहली बार यूपीएससी को गया था अंदर, तो एकदम ऐसा लग रहा था हम हेवन में आए हैं, और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम गायब हो गया था। और जैसे जैसे जहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वहां से जैसे जैसे इंटरव्यू वाले रूम की तरफ जा रहा था, तो और ही कॉन्फिडेंस लो होता चला जा रहा था। और मैंने जो हमारे साथ मुझे गाइड कर रहे थे, मैंने पूछा कि हमारी जो इंटरव्यूअर बोर्ड है वो कौन है, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता सुनाई दिया। मुझे सिर्फ यही चल रहा था कि यार पता नहीं कैसा जाएगा, पता नहीं कैसा जाएगा। बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। लेकिन मेरी जो मैम थी वो बहुत ही कॉर्डियल थी। उन्होंने मुझे, मैं जा गया तो मुझे खुद ही विश किया और आराम से बैठाया। अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, बस हमारी दिक्कत होती है दिमाग में। वो यस। दिमाग की दिक्कत जब सही हो जाती है, माइंड में जो होता है, जो भी चल रहा होता है, तो बाहर सब सही होने लगता है। ओके ओके, ऑब्वियसली। और इंटरव्यू में तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मैं जवाब नहीं दे पाया था। इंटरव्यू बाद बहुत परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके जवाब मैं दे नहीं पाया था, मैं अच्छे से दे सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा फिर बाद में कि शायद ये लोग वो जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। यस, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट डिटेल नॉलेज, बिकॉज नॉलेज आपसे चेक कर चुके हैं तभी आप वहाँ इंटर किए हो। सो इट इज जी अबाउट कि हाउ वी डील द सिचुएशन, कुछ टफ सर्कमस्टांसेस दिए गए या कुछ ऐसे। और ये भी है कि एक्सेप्टेंस, जो आपने बोला कि ऑनेस्टी एक आपका इम्पोर्टेंट, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा एज 23 ईयर्स 24 ईयर्स होता है, उनके एकुमुलेटिव एक्सपीरियंस 140 ईयर्स। तो ऑब्वियसली बात है, हम हर क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब वो क्वेश्चन जी सर। जानबूझ करके इजी पूछ दें, लेकिन वो पूछने पर उतर जाएं कि हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड में रखना है, तो ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट कितना भी पढ़ ले वो जवाब नहीं दे सकता है। तो जी ऑब्वियसली सर। हमें जस्टिफाई करने की कोशिश करना चाहिए ये सारे कुछ मैं कैंडिडेट्स। सर एक यस। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इंटरव्यू में जो हुआ था। जैसे मेरी ब्रांच जो है, मैंने बताया मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी है, तो वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स बैठे थे, वो मेटलर्जी में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। वहाँ पे मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो मैं बहुत गूगल सर्च किया फिर भी नहीं मिला। वो क्वेश्चन ये था कि एक एंशियंट टाइम पे एक स्टील थी जो दमस्कस में बनती थी और यूरोप में यूज होती थी। तो हमने मेटलर्जी में पढ़ा है कि मेटलर्जिकल प्रोसेस कैसे होते हैं, इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। बट वो इस क्वेश्चन को लेके कम से कम 5 मिनट तक डिस्कशन चलता रहा। उन्होंने बताया, मैं भी थोड़ा बताता रहा, बट मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उसको हिस्ट्री में देखा, कहीं नहीं मिला मुझे। फिर बाद में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसके 2 साल बाद हिंदू में, द हिंदू में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक आर्टिकल आया, उसमें वो चीज़ मेंशन थी। ओके। तो मुझे लगा कि ये लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हम इतना डीप बता पाएं, और हमारी जो ऑनेस्टी थी वही हमें मार्क्स दिलाई लास्ट में। हाँ यस, जब अब कोई चीज जब आपको बुक में नहीं मिल रहा है, गूगल पे नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली है कोई। और मान के चलो उनकी लाइफ जो है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को तो आपसे, आप एक स्टूडेंट थे मेटलर्जी के, वो मेटलर्जी के प्रोफेसर थे, तो ऑब्वियसली है कि वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस उन्होंने कर रखा है। बहुत बार सिचुएशन ये होता है, हर कैंडिडेट के जर्नी में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 2 मार्क्स 5 मार्क्स से मिस कर जाते हैं। इट डजेंट मीन कि वो नहीं जानते हैं। जैसे जिस दिन आपका रिजल्ट हुआ था, तो जब तक आप मार्क्स नहीं जानते थे, मार्क्स के बाद तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी लिस्ट आएगा तो आपका हो जाएगा। ओके। जी लेकिन सर। मार्क्स जब नहीं आता है तो उस समय आप एक नॉन फेलियर ही होते हो, और एक 2-3 मार्क्स आपसे एक्स्ट्रा लाता है, या आज कहो आप सेलेक्टेड हो तो जो 2-3 मार्क्स कम ला रहे हैं वो फेलियर में से होता है। तो लेकिन ऑलवेज ये नहीं होता है कि जो 3 मार्क्स कम ला रहे हैं उनमें स्किल्स नहीं है, उनके पास टैलेंट नहीं है। सो ऐसे कैंडिडेट्स जो भी होते हैं उनके लिए कुछ मैसेज, क्योंकि आप उसको क्रॉस कर चुके हो अब, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्राई करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई 10 नंबर कम ला रहा है, 20 नंबर ज़्यादा ला रहा है, उसकी नॉलेज में कोई भी कमी नहीं है। बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, आप उस पर काम कीजिए। और अगर आपका जुनून है कि आपको डिफेंस में जाना है, आपको वर्दी पहननी है, जैसे अभी हमारे साथ के एक हमारे साथी हैं, वो आगरा के हैं, और उनका सपना है कि उनको बाघा बॉर्डर पे परेड करनी है, उसमें भाग लेना है, और उनका पहला चॉइस भी बीएसएफ है। अगर आपको वैसा जुनून है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। उनका भी सिलेक्शन अभी हमारे साथ ही हुआ है। तो वैसा जुनून होना चाहिए अगर आपको डिफेंस में जाना है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग भी बहुत ही
हार्ड होने वाली है। अगर आपका जुनून मोटिवेशन बहुत हाई नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप बाद में फिर वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, यस, इसी ये में आपके ही बैच में एक सिलेक्टेड जो है शुभम जायसवाल, तो वो बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट जब मैं इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ाता था तब से वहां से जुड़े हुए हैं। ही वो सिलेक्टेड इन एसआई, इन सीआईएसएफ। मैं से पूछा कि सर क्या करूं, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता हूं। ने बोला यदि आपके पास जुनून है तो आप छोड़ दो, ज्वाइन ना करो। अब अनफॉर्चुनेटली उस समय रिजल्ट नहीं आया, तो एक ये हुआ। मुझे भी लगा कि शायद ऐसा, लेकिन मुझे था कि इस कैंडिडेट में पोटेंशियल है क्योंकि मैं इन्हें कॉपी इनकी चेक कर चुका हूँ, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। वक्त जो भी लगेगा वो सेलेक्ट होंगे। उसमें चलो एसआई को उन्होंने छोड़ दिया, फिर यूपी में एसआई हो गए, फिर फाइनली ये हुआ। तो एट द एंड ऑफ द डे यदि हमारे पास जुनून है, जज्बा है, तो मे बी हम जो चाहते हैं वो शायद हो सकता है 2 नंबर से मिस कर जाए, 5 नंबर से, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेटर मिलेगा, है ना? जी सर। ओके ओके ओके। सो यदि इस जर्नी में देखा जाए तो 3 ऐसे पर्सन जो आपके साथ हमेशा थे, ऑल ऑड्स। जी सर बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो महावीर भैया का नाम लूंगा जो सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। मैं नवोदय विद्यालय का पढ़ा हूँ। वो हमारे नवोदय में 1 साल सीनियर थे। हमारे स्कूल से जब उनका सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी नाम हुआ उनका, और बहुत एक प्रेस्टीज तो होती ही है। तब से मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए उसमें। तो उनका एक इंटरनल मोटिवेशन था और उस जर्नी में भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। पहले तो वो, दूसरा मेरे पेरेंट्स, जो उनके अंदर भी एक जज्बा था कि हमारे परिवार से कोई एक डिफेंस फोर्स में ऑफिसर बने। और तीसरा, मेरे जो वहाँ पे जब मैं लाइब्रेरी में जाता था तो वहाँ पे एक भैया थे, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। उनका भी मैं आभारी हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस किया। क्या नहीं करना चाहिए इस जर्नी में, ये इस पर थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सबसे पहले तो आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मेरा इस पेपर में कम आ रहा है, उसका इस पेपर में ज़्यादा आ रहा है। हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और हमें उस स्ट्रेंथ पे ही काम करना चाहिए। जैसे मुझे एक लाइब्रेरी में भैया मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले आपको और स्ट्रेंथ उस पर और काम करना है, ताकि आप उस एरिया में एक भी मार्क्स कम ना लाओ, उसमें बहुत अच्छा लेके आओगे। बाकी एरिया में जिसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें अच्छा करने की कोशिश करो। हर किसी की स्ट्रेंथ तो होती है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो या साइंस में हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आपकी जरूर होगी। उस पर आप अच्छे से काम करो और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ओके, एक मैं जनरल ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल है कि मैं जो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सपोज 3 लाख कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उसमें एक्चुअल में 1 लाख लोग ही फॉर्म, ये एक्चुअल एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। उसमें भी जो मैं मानता हूँ लिबरल साइड से मैं बोलता हूँ, मैं स्कोप को, डायमेंशन को बड़ा भी करता हूँ, तो मैं मानता हूँ एक्चुअल कंपटीशन मैक्सिमम 20,000 में है। सो जितना हम अधिक प्रिपरेशन में होते हैं, हमारा कंपटीशन उतने कम लोगों से होता है। हम बेस्ट प्रिपेयर्ड जी हैं सर। तो हमारा कंपटीशन शायद किसी से नहीं। हम थोड़ा कम प्रिपेयर्ड हैं तो कंपटीशन ज्यादा है, लोगों से है। तो सपोज जी 1 लाख लोग एग्जाम दिए आपके टाइम पे भी, करीब करीब, मतलब उससे थोड़ा कम, तो आपको कितने से लगा कि कितने लोगों से हमारा कंपटीशन है, आपके अपने प्रिपरेशन को देखते हुए? मेरा कंपटीशन तो मेरे नंबर से था कि मुझे अपना पेपर अच्छा करना है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छी है तो किसी से कंपटीशन ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता है, कितने लोग बैठ रहे हैं कितने नहीं बैठ रहे हैं। मेरा पहले भी एग्जाम दिया था मैंने, तो उसमें छूट गया था, उसमें मेरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर थे। दूसरा पेपर छूट गया था, अगर दूसरा पेपर नहीं छूटता तो उसी में हो जाता, तो मुझे सिर्फ दूसरे पेपर पे काम करना था। ओके। तो ऐसा मैंने नहीं सोचता हूँ, कभी किसी एग्जाम में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने से और एग्जाम में बैठने से और रिजल्ट आने बहुत अलग अलग चीजें हैं ये। मीन्स हमारा कंपटीशन हमसे है, किसी और से नहीं है। हाँ, किसी और इफ से आई नहीं है एम बस। प्रिपेयर्ड वेल, रिजल्ट होगा। सो मुझे जी जो सर। कल का मैं था, आज का मैं जो हूँ उससे बेटर होना चाहिए, है ना? जी सर। ओके ओके ओके। सो फॉर एग्जांपल, ये जर्नी जो होता है, हमेशा आप राउंड द क्लॉक नहीं पढ़ते हो, या 12 आवर्स 10 आवर्स पढ़ते हो, तो रेगुलर नहीं पढ़ते हो। कुछ टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा रिलैक्स चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ थोड़ा मोटिवेशन चाहिए।
तो जो मोटिवेशन पर्पज के लिए या इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आप क्या अपनाते थे? सर मैं मूवीज देखता था, और मैं मुंशी प्रेमचंद का बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि उनका फैन हूँ या भक्त हूँ। तो उनकी यस। मैं उपन्यास पढ़ता था, उनकी कहानियां पढ़ता था, या फिर उनसे रिलेटेड कोई कहानी अगर यूट्यूब पे पड़ी उसको देखता था। और कभी कभी आप दोस्तों से भी बात कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर रहा था। कुछ दोस्त हैं जो इसी फील्ड में है या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बात करने से बहुत मदद मिलती है। और एक और चीज़ है, जैसे किसी का इंटरव्यू पड़ा है, जैसे डीकेटी है या फिर कहीं और पे, तो इंटरव्यू देखता था। और मैं जो सिविल सर्विस के इंटरव्यू हैं उनको मैंने बहुत देखा था। इंटरव्यू क्योंकि हमारे टाइम पे कोविड चल रहा था, कोविड में मॉक इंटरव्यू फेस टू फेस हो नहीं पा रहे थे, जैसे मेरा नहीं हो पाया था। तो मैंने ऑनलाइन जो इंटरव्यू पढ़े थे वो बहुत देखे थे, तो उसमें वो जो सजेशन दे रहे थे वो मैंने नोट डाउन किए थे कि आपको आई कांटेक्ट कैसे करना है, आपको बैठना कैसे है, आपको वहाँ पे जाके रीड कैसे करना है। वो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से डेलिकेटली देखी थी कि क्या क्या मैं मिस कर रहा हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। ओके ओके। सो नाइस टू टॉक टू यू देवकी नंदन। सो वंस अगेन जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो आपका थैंक यू सर। इंतजार था वो एटलीस्ट पॉजिटिव में हुआ। वो जो कहते हैं ना कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है गालिब सिर्फ ये जानने के लिए कि पास कौन है। ठीक है, तो समटाइम जर्नी बहुत लंबा हो जाता है। और उस जर्नी में बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को खो भी देते हैं। कुछ चीजें हैं शायद हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फ्यूचर हमारे पास होता है। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनका जी भी सर। रिजल्ट में इतना देर हुआ, इस चीज को तो आप नहीं रिकवर कर सकते हो ना। इस लॉस को आप नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में होता है। फ्यूचर आपके द्वारा बनाया जा सकता है। आप अपनी मेहनत से उसको चेंज कर सकते हो, और आपने किया उस चीज को, और अभी भी आप प्रयासरत हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो हमारी शुभकामनाएं। और जो थैंक आपने यू सर। स्टूडेंट्स के लिए गाइड किया, जो चीजें बताई, वो जैसे बोला ना कि आपने भी किसी से मोटिवेशन लिया, किसी से आपने भी कुछ सीखा, तो उसी ढंग से ये क्रम चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है। मैं भी जब शुरू में फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, तो जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। और तो लेकिन एनीवे कॉन्फिडेंस था कि यस मैं वर्क कर रहा हूँ तो जरूर होऊंगा, और हुआ। फिर जब मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने लगा, तो एक जब हम टीचर होते हैं तो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो एक्सपीरियंस क्या है कि मैं जो सेलेक्ट होते हैं या ना सेलेक्ट होते हैं, उन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से, यदि मैं किसी को मार्क्स दे रहा हूँ कोई किसी भी चीज़ में, तो मैं फिर उसको चेक करता हूँ कि उनके एक्चुअल मार्क्स कितने आए हैं। और ये कंटिन्यू एक सिलसिला चलता रहता है। द मोर स्टूडेंट कनेक्ट विद मी, द मोर एक्सपीरियंस आई गेट, उनके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस। और खास करके जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है, तो हम हर डायमेंशन पे बात करते हैं। आपकी फैमिली क्या करते हैं, आपके जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर के, फॉर एग्जांपल किसी का हम कॉपी चेक कर रहे हैं, तब तो हम पूरे डिटेल उनका नहीं जानेंगे ना कि उनका क्या है। लेकिन यदि आपका डीएफ होता है हमारे पास, जब हम इंटरव्यू गाइडलाइंस देते हैं, तो उसमें हर वो चीज देखते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट जो भी होता है, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, कुछ आपका। सो ये जर्नी चलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर।